हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लीवेज टॉपिक को कंप्लीट करा था। आज हम पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस is a form of reproduction in which an egg can develop into an embryo without being fertilized by a sperm. Parthenogenesis is derived from the Greek words for virgin birth, and several insect species including aphids, bees and ants are known to reproduce by parthenogenesis. जनरली जैसे हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन की विधि होती है उसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, और उन गैमेट्स का बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मधुमक्खी है, एफिड्स हैं, चींटियां हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है और इनमें किसी भी एग्स को डेवलप होने के लिए फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अनुसार कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि विशेष परिस्थिति में एग्स जो होते हैं वो बिना स्पर्म की सहायता के बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही डेवलप हो जाते हैं और इस क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इस क्रिया से जो उत्पन्न एनिमल्स होते हैं उनको पार्थेनोड्स कहते हैं। कभी कभी स्पर्म जो होता है वो एग को डेवलप होने के लिए इंड्यूस तो कर देता है, लेकिन एग और स्पर्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका आपस में एम्फीमिक्सिस नहीं हो पाता है। ऐसे रिप्रोडक्शन के तरीके को भी पार्थेनोजेनेसिस ही कहते हैं। तो इसका मतलब पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन की वो क्रिया है जिसमें एग बिना किसी मेल गैमेट से जेनेटिक योगदान ग्रहण किए बिना ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। बेसिकली जो पार्थेनोजेनेसिस है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। In certain animals, parthenogenesis occurs naturally in their life cycle. This is known as natural parthenogenesis. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें नियमित रूप से ही पार्थेनोजेनेसिस द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो उनके जीवन साइकिल की एक रेगुलर घटना होती है। इसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है कई इंसेक्ट्स एनिमल्स जैसे एफिड्स, रोटिफर्स और कई इंसेक्ट्स में पाया जाता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को फिर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड सेकेंड इज साइक्लो पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। A few insects have no males and no sexual phases. Such organisms depend upon self-reproduction. This is known as complete parthenogenesis. Complete parthenogenesis उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि पूर्ण रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके लाइफ साइकिल में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें केवल पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है और उनमें केवल फीमेल एनिमल्स ही पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स में जो मेल एनिमल्स होते हैं वो या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं, और अगर कभी मेल एनिमल्स पाए भी जाते हैं तो वो जेनेटिकली रिप्रोड्यूस करने में इनकैपेबल होते हैं। इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है पार्थेनोजेनेसिस करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान या जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं उनका पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है
उनका आपस में एक्सचेंज नहीं होता है, तो इनमें इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें वेरिएशंस नहीं पाए जाते हैं। और जो फीमेल एनिमल्स होते हैं वो उनमें डिप्लॉयड एग्स देती हैं, और ये डिप्लॉयड एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही वापस फीमेल एनिमल्स में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है, वो मॉथ्स में रोटिफर्स, ग्रासहोपर्स और कुछ अर्थवॉर्म की स्पीसीज होती हैं और कॉकरोचेस होते हैं, उनमें ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। नेक्स्ट इज साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, या इसे चक्रीय अनिषेक जनन भी कहते हैं। इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है क्या होता है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो पार्थेनोजेनेसिस होता है ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पीढ़ी होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो नेक्स्ट वाली पीढ़ी होती है उसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, फिर उसके बाद वापस जो पीढ़ी आती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद फिर पार्थेनोजेनेसिस होता है। यानी कि उनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंज होता रहता है। इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, एक पीढ़ी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पार्थेनोजेनेसिस, और इस तरह से ये रेगुलर रूप से एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं और इस तरह से इनमें साइक्लिक फॉर्म में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पीढ़ी में तो लगातार 2 या 3 पीढ़ी तक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है और फिर 2-3 पीढ़ी के बाद नेक्स्ट पीढ़ी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फिर उसके बाद वापस 2-3 पीढ़ी तक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, फिर वापस एक पीढ़ी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें एकदम से अल्टरनेट नहीं होकर के कुछ पीढ़ियों में पार्थेनोजेनेसिस फिर सेक्सुअल, फिर कुछ पीढ़ी में पार्थेनोजेनेसिस फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये जो साइकिल होता है ये मोस्टली एफिड्स, डेफनिया और रोटिफर्स में पाया जाता है। फिर तीसरा होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनमें इस तरह का साइकिल नहीं पाया जाता है, मतलब कि अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या पार्थेनोजेनेसिस होगा, उसमें किसी भी तरह की रेगुलरिटी नहीं पाई जाती है। और थर्ड इज incomplete parthenogenesis. In this, the unfertilized eggs produce males and the diploid eggs produce females. This type of parthenogenesis is called partial or incomplete parthenogenesis. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं अगर उनमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं तो वो तो मेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो डिप्लॉयड एग्स होते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये जो स्लाइड है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस बता रहा है। जो छोटा सर्कल है वो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस बता रहा है और बड़ा सर्कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा है। नेक्स्ट, चाहे पार्थेनोजेनेसिस साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस हो या कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस हो, लेकिन फिर इस पार्थेनोजेनेसिस को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या सेकेंड इज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस में जो फीमेल एनिमल्स जो फीमेल होते हैं वो जनरली oogenesis के द्वारा हैप्लॉइड एग्स का ही निर्माण करती हैं और ये जो हैप्लॉइड एग्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही एडल्ट एनिमल्स में डेवलप हो जाते हैं और इन एग्स से जो एडल्ट एनिमल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस द्वारा केवल मेल एनिमल्स ही डेवलप होते हैं। इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में भी सहायक होता है, क्योंकि जो जिनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या है वो मेल एनिमल ही बना रहे हैं, तो पता चल जाता है कि इससे मेल एनिमल्स ही
डेवलप होंगे, यानी एक तरह से वो सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं। जो हाइनोप्टेरा ऑर्डर होता है, उनकी कुछ स्पीसीज को छोड़कर शेष सभी में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। जैसे हनी बीज होती हैं, इनमें जो मेल एनिमल होता है वो पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ही विकसित होता है। ये मेल एनिमल ओजेनेसिस से जो एग्स बनते हैं, उन एग्स के बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इनकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। जो हनी बी होते हैं, उनके जो फीमेल एनिमल होते हैं, उसमें 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मेल एनिमल होते हैं उनमें 16 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जैसे मेल मधुमक्खी है और जो फीमेल क्वीन है, मेल के द्वारा जो स्पर्म आए और जो फीमेल के द्वारा जो एग्स आए, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उस फर्टिलाइज्ड एग से या तो वर्कर्स डेवलप हुए या फिर क्वीन बी का डेवलपमेंट हुआ। और जो क्वीन के द्वारा ऐसे एग्स बने जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के वो ड्रॉन यानी कि हैप्लॉइड एग से ये ड्रॉन मेल हनी बी में डेवलप हुए। तो इस तरह से ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। जो ड्रॉन का डेवलपमेंट हुआ वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेफिनेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स क्लास।